नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रायनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। नेपाल में भूकंप से मृतकों की संख्या 140 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भूकंप के कारण सहायता की आवश्यकता वाले भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किया। और बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र पर हमला कर 3 विमानों को क्षतिग्रस्त किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। यह योजना इस वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही थी, जिसे आज प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गरीबों के बीच जातिवाद का जहर घोलकर उनकी एकता को तोड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि महादेव ऐप सत्ता घोटाले के दुबई में बैठे आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बीते 5 वर्षों में करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं और राज्य की जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के करेरा में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तेजी से फैसले लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दों को वर्षों तक लंबित रखा, लेकिन मोदी जी ने इन विवादों को समाप्त कर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद किया है। उन्होंने लोगों को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या ही नहीं, उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी में विश्वनाथ और गुजरात में सोमनाथ मंदिर को भी नया स्वरूप दिया गया है। श्री अमित शाह ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी जल्दी ही बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्य के भिंड जिले में गोहाड़ में एक रैली को संबोधित किया। केरल उच्च न्यायालय ने सभी धार्मिक स्थलों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति अमित रावल ने जिला अधिकारियों को छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों पर अवैध रूप से जमा किए गए पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी पवित्र ग्रंथ में भगवान को खुश करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई आदेश नहीं है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि अगर आदेश के किसी भी उल्लंघन की सूचना दी गई तो वह अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होगी। केरल उच्च न्यायालय एक मामले पर विचार कर रहा था जिसमें याचिकाकर्ताओं ने राज्य में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की थी। नेपाल में उत्तर पश्चिमी इलाकों में कल देर रात आए भूकंप में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई है और 155 लोग घायल हुए। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नेपाल टेलीविजन ने बताया कि भूकंप से सबसे अधिक नुकसान जाजरकोट और पश्चिम रुकुम में हुआ है। मृतकों में जाजरकोट के नालगढ़ नगरपालिका की उपमेयर सरिता सिंह भी शामिल है। भूकंप से सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल ने आज डॉक्टरों के दल के साथ भूकंपग्रस्त जाजरकोट का दौरा किया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भूकंप की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 009779851316807।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में कल देर रात आए शक्तिशाली भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र पर आज सुबह बंदूकधारियों ने हमला कर वहां मौजूद 3 विमानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने एक बयान में कहा कि बंदूकधारियों ने पाकिस्तानी वायुसेना के मियावली प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया, लेकिन सैनिकों ने 3 हमलावरों को मार गिराया और हमले को नाकाम कर दिया। सेना ने 3 अन्य बंदूकधारियों को निष्प्रभावी कर दिया। कल पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आतंकियों ने कम से कम 15 सैनिकों की हत्या कर दी थी। अमेरिका और चीन के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर सहित अन्य समुद्री मुद्दों पर चीन में बातचीत हुई है। बातचीत में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरनाक इरादों और गैर कानूनी दावों का मुद्दा उठाया। इस महीने के मध्य में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक देशों की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की मुलाकात की संभावना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है, तब तक गाजा में हमास के साथ कोई अस्थायी युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत के बाद श्री नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन के दौरान ये बात कही। इससे पहले इजरायल ने गाजा में एक एम्बुलेंस पर हमला किया, जिसके बारे में कहा गया था कि इसका इस्तेमाल हमास के द्वारा किया जा रहा था। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के बाहर और 2 अलग-अलग स्थानों पर एम्बुलेंस के काफिले को निशाना बनाया। इस बीच इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान सीमा पर तैनात उसकी सेना हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इस्लामी समूह हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कल बैरूत रैली में इजरायल पर हमास के हमलों की तारीफ की थी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरने के पहले दिन कुल 100 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में कांग्रेस के 8 और भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार शामिल थे। नामांकन भरने वालों में अधिकतर निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार थे। 119 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र 10 नवंबर तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्र की जांच 13 नवंबर को होगी और 15 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से कथित तौर पर मिले पैसे को लेकर भाजपा ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का चेहरा बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने स्वीकार किया है कि उसे आदेश दिया गया था कि कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए पैसे दिए जाए। मंत्री ने कांग्रेस से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या छत्तीसगढ़ में उसके नेताओं को असीम दास से पैसा मिला। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दावा किया कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने श्री बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। निदेशालय ने महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह आरोप कांग्रेस नेताओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में निश्चित हार देखकर ऐसे आरोप लगा रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य भारत प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों से 18 स्टार्टअप 30 से अधिक आयुष उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने आज नवोन्मेषी आयुष आहार उत्पाद मंडप का दौरा किया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।